नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव का भी बिगुल बज गया है। प्रदेश के पंचायत चुनाव 3 चरणों 17 जनवरी, 19 और 21 जनवरी को करवाए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए आज से सभी जिलों को पोस्टल बैलेट ARO हैंडबुक का वितरण आरंभ होगा, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पोस्टल बैलेट पर करवाए जाते हैं। बाकी चुनाव सामग्री पहले ही सभी जिलों को दी जा चुकी है। ज्यादातर जिलों में मतपेटियां भी पहुंचा दी गई है। बर्फ बाहुल क्षेत्र पांगी, भरमौर, काजा, केलोंग, चंबा, लाहौल को पहले ही बैलेट पेपर भेज दिए गए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव EVM से करवाए जाएंगे। सुदूर और अधिक बर्फ बाहुल इलाकों में पहले चरण में, उससे कम बर्फ वाले इलाके में दूसरे चरण में और अन्य क्षेत्रों में तीसरे चरण में चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी को, दूसरे चरण का 19 जनवरी व तीसरे चरण का चुनाव 21 जनवरी 2021 को होगा। अधिसूचना के मुताबिक मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल में आचार संहिता भी लागू हो गई है और ये 23 जनवरी तक लागू रहेगी। पंचायत चुनावों के लिए 31 दिसंबर, 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव चिन्ह सहित जारी कर दी जाएगी। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती मतदान समाप्त होने के बाद होगी और शाम को ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। कई दिनों से पंचायत चुनाव की तिथियों के इंतजार में खड़े सभी प्रत्याशियों को राहत आखिर मिल ही गई है। अब पंचायतों में नई ग्राम संसद के चयन के लिए अपनी अपनी उम्मीदवारी के साथ सभी ने कमर कस ली है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 4 हफ्तों से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच किसानों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। साथ ही कहा है कि किसान तारीख अपनी सुविधा अनुसार तय करें। उधर किसानों ने आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखी। किसानों के ऐलान के बाद सोमवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। इसके साथ ही 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को भी मुफ्त किया जा रहा है। वहीं 23 दिसंबर यानी किसान दिवस के दिन भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि 23 दिसंबर को 1 दिन का उपवास रखें। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने भी कहा कि आज सभी प्रदर्शन स्थलों पर किसान 1 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों को अपनी मांगों के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में अभी कितने दिन और बैठना होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं और सरकार बातचीत के लिए न्योता भेजने में देरी नहीं कर रही है। देश में किसानों का आंदोलन और उसके बारे में जो बार बार चीज़ें उभर रही हैं, कभी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पीड़ा का विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को सभी चिंतनशील लोग ध्यान भी दे रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए। इस संदर्भ में किसान भाइयों से भी और सरकार से एक अपील करने का मन है कि जब जब भी इस तरीके के मुद्दे उठते हैं और इसमें ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं या तो हम एक दूसरे के सामने अपनी वास्तविकताओं को स्पष्ट नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि अध्यादेशों में परिवर्तन तो खेती के लिए ज़रूरत थी, क्योंकि लंबे समय से खेती की दुर्दशा और खेती के बारे में जो भी बातचीत हो रही है वो संतोषजनक नहीं है। पूरे ग्राम विकास पर इसका असर पड़ा है, गाँव में बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की कर्जदारी बढ़ी है। ये जगजाहिर बात है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन स्थिति ये है कि क्या तरीके होंगे जिनसे हम किसानों की आमदनी के बढ़ाए जाने के लिए रास्ते खोलेंगे। यहाँ पर मानसिकता जो है वो व्यापार की मानसिकता का टकराव है। डर लगता है कभी बड़ी कंपनियाँ किसानों के बीच में आकर कोई हस्तक्षेप ना करें। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो भी अध्यादेश पारित किए गए उन सभी में इन बिंदुओं को बहुत बारीकी से देखा गया है कि किसानों को भी नुकसान ना हो और बड़ी कंपनियों की भूमिका भी अपनी जगह सुनिश्चित हो जाए। किसान भाइयों, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है
जिसमें किसान अभी तक उत्पादक के रूप में रहा और वो उत्पादक से व्यवसायी होने के लिए प्रवृत्त नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकारों का भी नज़रिया हो सकता है और किसानों की भी ज़रूरत हो सकती है। मैं इसको पक्षपात की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि किसानों को भी अपनी भूमिका को सोचना होगा कि हमने अपनी खेती की इतनी उपेक्षा की है कि ना अपने बच्चों को खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही हम खेती करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियों के हाथ में खेती चली जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, ये तो हमारी मानसिकता में आ चुका है। इसका विकल्प क्या है? सोचने की बात तो ये है, विकल्प यही हो सकता है कि सामूहिक रूप से गांव में ही कृषि को व्यवसाय के दर्जे में लेकर आगे बढ़ा जाए। जैविक खेती इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है और मैं सभी किसान भाइयों से ये कह रहा हूँ कि उत्पादन का प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और बाज़ार व्यवस्था तक जाने का सही रास्ता जैविक खेती है, जिसमें कोई भी अड़चन नहीं है। जब से मन करें आप जब से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ना 3 साल का समय लगता है, ना कोई ज़्यादा समय लगता है, ना इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। इसमें लागत भी कम होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और आमदनी भी ज़्यादा होती है। बस बात है केवल समझने की। आज की जो व्यापारिक मानसिकता है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, इसलिए सरकार के साथ किसान भाई मिलकर संवाद करें और संवाद के जरिए रास्ते खोलें। आंदोलन और अनशन का ज़माना मुझे लगता है कि अब नहीं है। अब हम लोगों को तर्क प्रधान विधि से हम लोग जी रहे हैं, इसलिए संवाद ही एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपने नए आयाम खोलें। सभी को मेरा नमस्कार। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेस की वसूली के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मंच ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों और अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर उसने एनुअल चार्जेस और अन्य चार्जेस सहित पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। स्कूलों में मनमानी फीस वसूली और चार्जेस के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने सख्त रवैया अपना लिया है। इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर अभिभावक एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग व निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रतिनिधिमंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक से भी मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपकर ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज सहित सभी तरह के चार्जेस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मांग की कि ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस सहित सभी तरह के चार्जेस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय तुरंत अधिसूचना जारी करे। मंच के सदस्यों ने शिक्षा अधिकारियों पर निजी स्कूलों पर नरम रहने का भी आरोप लगाया। आपको मालूम ही है कि छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले एक लंबे समय से हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिमाचल के अंदर जो निजी स्कूल हैं इनको संचालित करने के लिए इनकी पाठ्य वस्तु है, चाहे इनकी प्रवेश प्रक्रिया या इनकी फीसें, इसको संचालित करने के लिए कानून होना चाहिए। और इस कानून के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि वर्ष 2010 में जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जो निजी कॉलेज हैं यानी हायर एजुकेशन है, उसके लिए एक रेगुलेटरी कमीशन आ गया। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो चलते हैं हिमाचल के अंदर 3000 के करीब और जिसमें 6 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत बड़ी संख्या 6 लाख विद्यार्थी, और उसके साथ जो उनके जुड़े हुए 10 लाख अभिभावक हैं, यानी कुल 16 लाख लोगों का मसला ये है। 16 लाख लोगों के मसले पर सरकार की जो संवेदनहीनता है वो साफ नज़र आ रही है। उनके लिए रेगुलेटरी कमीशन गठित नहीं होता है, उनके लिए कानून नहीं आता है। और कोरोना जैसी महामारी जब आती है, ऐसे समय में एक आर्थिक बोझ जो है पेरेंट्स पर बढ़ जाता है। जब बहुत सारे पेरेंट्स का या तो रोज़गार पूर्ण रूप से चला गया या आंशिक रूप से चला गया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी और लायबिलिटीज़ बढ़ गई। ऐसे समय में जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार की ओर से, वो मदद नहीं मिली। और उल्टा क्या हुआ कि जो विभिन्न तरह के चार्जेस हैं ट्यूशन फीस के अलावा, चाहे वो एनुअल चार्जेस के रूप में है, चाहे वो मिसलेनियस चार्जेस है, केयर चार्जेस है, स्मार्ट क्लासरूम का है, कंप्यूटर चार्जेस है या मोबाइल चार्जेस हैं, 10 तरह के अन्य नाम से भी चार्जेस लिए जाते हैं। ये चार्जेस पर रोक लगनी चाहिए थी। 27 मई को अधिसूचना जारी हुई, जिसमें फॉर द टाइम बीइंग ये कहा गया कि दीज चार्जेस में बी डेफर्ड। हमने उस वक्त भी कहा कि डेफर शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना।
ये वेव ऑफ होना चाहिए था, ये ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने उस वक्त भी ये पहलकदमी नहीं की और आज भी सरकार की ओर से उस तरीके का कोई सहयोग समर्थन पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है, संवेदना नहीं मिल रही है। कोरोना के चलते घरों पर ही ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को इस वर्ष समझौता करना पड़ा है, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस की वसूली के लिए अभिभावक तैयार नहीं है। ऐसे में शिमला की ठंड में मंच के उग्र प्रदर्शन से माहौल गर्मा गया है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अगर निजी स्कूलों की एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासेस रूम व अन्य चार्जेस की वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और तेज होगा और 24 व 28 दिसंबर को भी प्रदर्शन होंगे। हम ये बार बार सरकार को कह रहे हैं कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपको 3000 निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ खड़े होना है या आपको 16 लाख लोगों के साथ खड़े होना है। इस बात को लेकर जो है आज भी ये प्रदर्शन हमने किया। इससे पहले भी अनेकों आंदोलन हमने किए हैं। अभी आने वाले समय में 24 तारीख को और 28 तारीख को भी हम जो है आंदोलन की रूपरेखा हमने बनाई है, धरने प्रदर्शन होंगे। हम फिर कह रहे हैं सरकार से, हम निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से, चुप मत बैठिए, गलत संदेश जा रहा है। मुख्यमंत्री मुखिया हैं प्रदेश के, उनको जरूर कुछ बोलना चाहिए और वो देख रहे हैं, उनके पास रिपोर्टें हैं कि किस तरीके से निजी स्कूल लूट कर रहे हैं, किस तरीके से निजी स्कूल जो है वो फीसों की वसूली कर रहे हैं। आप जो है उसको देखकर भी अनदेखा अगर कर रहे हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बयानबाजी करते हैं। शिक्षा मंत्री साहब के लिए क्या मुश्किल है? अगर वो चाहें तो 2 मिनट में नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं इस विषय में कि किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, सिर्फ अखबार में बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि हम कानून लेकर आएंगे अगले दिन अखबार में, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए 1.5 साल से उनके टेबल पर जो संशोधन कुछ प्रस्तावित हुए थे आंदोलन के चलते अभिभावकों के, 1.5 वर्ष पूर्व वो संशोधन जो है शिक्षा मंत्री की टेबल पर भेज दिए गए। 1.5 वर्षों से ना उन संशोधनों को अमली जामा पहनाया गया, ना कैबिनेट की बैठक में उनको ले जाया गया, ना विधानसभा के अंदर सत्र बुलाकर जो है उस पर कानून पर कोई चर्चा हुई, ना उस पुराने कानून में 1997 के उसमें कोई चेंज हुआ, ना नया कानून लाया गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो अभिभावक परेशान है और अभिभावक जो है उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए सरकार को कि किस दिक्कत में वो है। और इसीलिए हम जो है ये चाह रहे हैं सरकार से कि वो हस्तक्षेप करे, वो एक अधिसूचना लाए और सभी तरह के जो चार्जेज हैं ट्यूशन फीस के अलावा उनको जो सरकार जो पूरी तरह से निरस्त करे। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले। और अभिभावकों से हमारी अपील है कि वो आगे आएँ, सरकार तक इस बात को पहुँचाएँ और जो आज निजी स्कूलों की लूट चल रही है, मनमानी चल रही है, मनगढ़ंत फीसें उनकी चल रही हैं, मनमानी उनकी चल रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए आंदोलन को दिशा दें। हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लागू हो गया है। हिमाचल प्रदेश गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण पर अब दोषी को 7 साल की सजा होगी। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना भी अपराध होगा। धर्मांतरण के खिलाफ हिमाचल विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल में अब धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू हो गया है। इस संदर्भ में सरकार ने सख्त कानून बनाया है। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 सदन में लाया था। विधानसभा में चर्चा के बाद सदन में इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। अब राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कानून लागू हो गया है। बता दें कि धर्मांतरण के खिलाफ सबसे पहले बिल वीरभद्र सिंह की सरकार के समय में लाया गया था। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने नया बिल लाकर इसे सख्त कानून बनाया है। हालांकि मानसून सत्र के दौरान चर्चा के वक्त विपक्षी दल कांग्रेस का कहना था कि नए बिल लाने की जरूरत नहीं थी और पुराने बिल में ही संशोधन करना चाहिए था। इस पर सत्ता पक्ष ने तर्क दिया कि वीरभद्र सिंह की सरकार के समय में लाए गए बिल में केवल 8 सेक्शन थे, मौजूदा समय में इसमें 10 संशोधन करने पड़ते। इस प्रकार मूल बिल के 8 सेक्शन में ही यदि 10 संशोधन हो जाते तो संशोधन ही बिल से अधिक होने थे। ऐसे में नए बिल की जरूरत थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जिसमें 2006 में एक कानून बना था धर्मांतरण से संबंधित, लेकिन उसके प्रोविजन जो है वो बहुत माइल्ड थे। इसलिए जो है वो जयराम सरकार ने 2019 में जो है वो विचार करके एक नया धर्मांतरण से संबंधित जो है वो विधेयक विधानसभा में लाया, जिसमें पूरी डिबेट हुई और उसके बाद जो है वो बिल जो है स्वीकार हुआ और वो अधिनियम बन गया। राज्यपाल से उसकी असेंट हो गई थी
उस एक्ट में एक प्रोविज़न होता है कि एक्ट जो है वो रूल्स बनाने होते हैं, वो सरकार बनाती है, विभाग बनाता है, गृह विभाग को रूल्स बनाने थे। और दूसरा उस ही बिल में ये प्रावधान भी होता है कि ये बिल कब से लागू होगा इसका अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। वो अधिसूचना जो है वो कल जारी हुई है। इसके रूल्स भी बना दिए गए हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल ने जो है स्वीकार किए हैं, और अब ये प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो गया है पूरे प्रदेश में। इसके ऊपर अब पूरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर इसमें कोई और प्रोविजंस करना हो, जैसे लब जिहाद के मामले में बहुत सारे प्रदेशों में जो है वो कानून बने हैं, तो इसलिए इसी एक्ट में हम प्रावधान कर सकते हैं। इसकी संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम इसमें संशोधन करके और ज़्यादा जो है वो प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं, और लब जिहाद इत्यादि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून जो है सख्त बनाया जा सकता है। हिमाचल सरकार में कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जिला शिमला, कुल्लू और किन्नौर में इस तरह के अपराधों के तेजी से बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके खिलाफ भी अब ये कानून काम करेगा। कानून मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल समाज ही नहीं, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए भी खतरा है। इस कानून के बाद शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना, मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, लालच देकर धर्मांतरण करवाना भी अपराध होगा। उल्लेखनीय है कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2006 में ये बिल लाया था। अब धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल होगी। ये प्रावधान महिला, SC, ST वर्ग के लिए है। कारण ये है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले समूहों का मुख्य निशाना महिलाएं और SC, ST वर्ग के लोग होते हैं। कानून में इस अपराध को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है। इससे अब सरकार के पास धर्म परिवर्तन करवाने में शामिल सामाजिक संस्थाओं, NGO और अन्य संगठनों पर भी सीधी कार्रवाई का अधिकार होगा। पूरे उत्तर भारत में जारी शीतलहर के चलते अधिकतर भागों में हाड़ कंपाने वाली ठंड का सितम जारी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी तरह श्रीनगर में भी इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के केलोंग में तापमान 0 से नीचे 12.1 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर तेज हुई है। जमा देने वाली सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देश के उत्तर भारत में तो नदियां तक जाम हो गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज और कानपुर का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान रायबरेली के फुरसतगंज और सोनभद्र के चुर्क में दर्ज किया गया। दोनों स्थानों पर पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं श्रीनगर में शनिवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही और शहर में पारा लगातार 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। घाटी में सोमवार से चिल्लई कलां शुरू हो रहा है। यह 40 दिन की अवधि होती है और इस दौरान तापमान में अधिकतम गिरावट आती है और बर्फ गिरने की संभावना काफ़ी होती है। दिल्ली में आज भी जानलेवा ठंड का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर की वजह से दिल्ली का आम जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चल रही गाड़ियों में हेडलाइट जले हुए सुबह दिखे और विजिबिलिटी 400 मीटर सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया। कोहरे और शीतलहर की वजह से 62 ट्रेनें लेट चल रही हैं और 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यह वर्ष का सबसे ठंड दिन माना जा रहा है। विजिबिलिटी 400 मीटर होने के कारण सड़क पर सुबह सुबह आमद रफ्त में कमी देखी गई है। दरअसल मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के पीछे ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी एक बड़ा कारण है। लोग ठिठुरने पर मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो आगे अभी इसी प्रकार ठंड का प्रकोप बना रहेगा। हिमाचल के लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग राज्य में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। केलोंग, कल्पा, मनाली और मंडी में पिछले 24 घंटों में तापमान 0 से नीचे रहा। लाहौल स्पीति में सर्दी की वजह से घाटी के कई इलाकों में पानी की लाइनें, चंद्रभागा नदी समेत कई जलाशयों में पानी जम गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।